लास्ट वाले में एड्रेस आ जाएगा। वरना हो सकता है आज अगर यहाँ ताली नहीं बजाएंगे तो अब तक नहीं बजाएंगे। इससे जोरदार ताली। मैं आप सभी को सबसे पहले सादर नमस्ते करता हूँ और आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। ऐसे कार्यों में, विशेष रूप से पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में जिस प्रकार से आज लोग हिस्सा लेते हैं, कमी लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो अच्छे लोग हिस्सा लेते हैं, इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं जहाँ विक्रमजीत सिंह जी का अभिनंदन करता हूँ ये पुस्तक लिखने के लिए, उनकी माता श्री यहाँ बैठी हैं, आदरणीय चिंतामणि देवी जी, उनके आशीर्वाद के कारण उनकी पत्नी यहाँ पर उर्वशी जी गोगी हैं, पूरे परिवार का मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ परिवार के मदद के सहायता के पुस्तक लिखना बहुत कठिन काम है। आज मंच पर उपस्थित हमारी श्रीमती अनिता सिंह जी, हमारे भरतराज सिंह जी, हमारे एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज जी और लेखक तो हैं ही विक्रमजीत सिंह जी, हमारे बागपत के बहुत बड़े महारथी हैं, यहाँ बिजनेस भी करते हैं, पॉलिटिक्स भी करते हैं, बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं, श्री सुधीर मान जी, डॉक्टर अविनाशा जी, उसके बाद कुसुम चौहान जो पब्लिशर हैं, और हमारे बहुत वरिष्ठ आदमी जो हम बैठे हैं, कमांडर अहलुवालिया जी और सभी भाई और बहन। जैसे मैंने कहा, पुस्तक जैसे कि लिखना एक बहुत कठिन काम है। सब लोग पुस्तक नहीं लिख सकते। बोलते बहुत लोग हैं, बात बहुत लोग करते हैं। सब लोग अच्छे वक्ता नहीं हो सकते, सब लोग अच्छे लेखक नहीं हो सकते, लेकिन अपने विचारों को पुस्तक के रूप में ढालना बड़ा कठिन काम है और ठीक से करना बड़ा कठिन काम है। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं भी लिखता हूं और पुस्तक लिखने में अपने मन का, अपने दिमाग का कितना जो है कंसंट्रेशन करना पड़ता है, कितना एकाग्रचित्त होकर के लिखना पड़ता है। देखिए, हजारों पुस्तकें रोज लिखी जाती है, सैकड़ों नहीं, शायद लाखों लिखी जाती होंगी दुनिया के अंदर अगर हम हिसाब करें। अपने देश में हजारों पुस्तक लिखी जाती होंगी, लेकिन अच्छी पुस्तकें बहुत कम होती हैं। बहुत कम ऐसी पुस्तकें होती हैं जो जीवन को प्रेरणा दे सकती हैं। और युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये पुस्तक लिखे जाना एक ऐसी प्रेरणादायक किताब है। और इस पुस्तक को 7 महीने में उन्होंने लिखा। ये बहुत मेहनत की बात है, मुझे मालूम नहीं कितना मेहनत उनको करना पड़ा। अपने विचारों को बातों में लिखना, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखना और भी कठिन काम है। हम लोग आप लोगों ने सुना भी होगा कि किसी ने बहुत अच्छा एक शेर लिखा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है।
नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही युग पुरुष हैं। देखिए, प्रधानमंत्री पहले भी बने हैं देश के, लेकिन पहला प्रधानमंत्री जिस दिन उन्होंने शपथ लेने से पहले संसद के केंद्रीय कक्ष में जब उनको नेता चुना गया, मेरा भी सौभाग्य कि मैं भी उस केंद्रीय कक्ष में था। उसमें उन्होंने कहा था, मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार युवाओं की सरकार होगी, मेरी सरकार किसानों के कल्याण के लिए होगी, मेरी सरकार इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए होगी। और ये उन्होंने करके दिखाया है। जाति और धर्मों की दीवारें तोड़ करके 30 साल के बाद इस देश में किसी पार्टी को बहुमत मिला है। 2014 मिला, 2019 में मिला। भगवान कृष्ण गीता में एक बात कहते हैं, यद्धा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवोत्तर जरा स यत् प्रमाणम कृते लोकस्तत् अनुवर्तते। यद्धा चरति श्रेष्ठ है, समाज के श्रेष्ठ लोग जिस प्रकार से काम करते हैं उसी के पीछे लोग, साधारण लोग शुरू हो जाते हैं। मोदी ने झाड़ू उठाई, मोदी ने झाड़ू उठाई, सारे देश से झाड़ू उठा दी और स्वच्छता आंदोलन खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, टॉयलेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेंपल। एक शौचालय की कीमत मेरे लिए एक मंदिर से बढ़कर है। 11 करोड़ शौचालय बन गए। हम सोच नहीं सकते। मैं तो गांव का रहने वाला हूं, जैसे सुधीरमान जी, विक्रमजीत का मुझे मालूम नहीं। हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं। जब लोग हम पढ़ते थे, हमारे घर में शौचालय नहीं था। हम लोग तो बाहर खेत में जाते थे, चले जाते थे। आदमी कहीं भी जाकर के पेशाब कर सकता है, लेकिन माताओं बहनों के बारे में सोचो। शाम होने का इंतजार करती थी, अंधेरा होने का इंतजार करती थी। और यह भी हो सकता है जानबूझ करके पानी कम पीती होंगी ताकि बाथरूम के लिए नहीं जाना पड़े। कम पानी पीना उनके स्वास्थ्य पर कितना विपरीत प्रभाव डालता होगा। इच्छा होती होगी, जा नहीं सकते थे। कितनी परेशानी होगी। हमारी मां और बहनें उसी वातावरण में पली। उनकी परेशानी को अगर किसी प्रधानमंत्री ने महसूस किया, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। किसी प्रधानमंत्री ने महसूस किया, अगर किसी गरीब के घर में या किसी के पास जो है सिर पर छत नहीं, उस गरीब को कैसा लगता होगा, बारिश आती होगी, क्या करता होगा। जब सर्दी होती होगी, उसका क्या होगा। उसने कहा, प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को मकान दो। मकान तो मिल गए, अगर लाइट नहीं। इस देश के अंदर दिल्ली के लोग महसूस नहीं कर सकते, शायद गुड़गांव के लोग भी महसूस नहीं कर सकते। हम लोग तो गांव के रहने वाले लोग हैं, जहां 8-8 घंटे भी केवल बिजली आती थी। 24 घंटे में 8 घंटे बिजली आती थी केवल उत्तर प्रदेश के अंदर। आज 24 घंटे बिजली आती है। हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे घरों में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। हम लोग लैंप और लैंटर्न जला करके पढ़ते थे। आज सब जगह बिजली है। लोग जो है, महिलाएं अपने घरों में जो है चूल्हा जलाने के लिए या तो गोबर पाती थी, वो उफले बनाती थी, या लकड़ी चुन करके लाती थी। कितने फूंक मारने पड़ती थी चूल्हे में, कितना धुआं उठता होगा, कितनी आंखों में जाता होगा, कितना छाती में जाता होगा, कितना विपरीत प्रभाव डालता होगा। इसको किसी ने अगर महसूस किया, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और इसलिए सबको गैस कनेक्शन मुफ्त दिए गए।
और बहुत लोग यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने अपील की, पहले सब्सिडी लेते थे, उन्होंने अपील की, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी और जो सब्सिडी पे 11 करोड़ लोगों को दी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उस समय 20,000 गांव इस देश में ऐसे थे, 20,000 घर नहीं, गांव जहां पर बिजली के खंभे तक भी नहीं गए थे। बिजली की बात तो छोड़ो, 20,000 गांव। उन्होंने कहा 1,000 दिनों के अंदर हर एक गांव में बिजली जाना चाहिए। सौभाग्य योजना के सबको मुफ्त बिजली दी गई। अब घर घर जल देने की बात चल रही है। 11 करोड़ घरों में पहले ही जल हो जा चुका है। किसी महिला को, किसी आदमी को जो है जल के लिए बाहर न जाना पड़े, जो पानी साफ नहीं है, ऐसा पानी नहीं पीना पड़े, कितनी बीमारियां उससे होती हैं। इसे हर घर जल की योजना चल रही है। गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता, इसे आयुष्मान भारत की योजना शुरू की गई कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज हो सके। भरतराज सिंह जी बोल रहे थे कोविड के जमाने की बात। विक्रमजीत सिंह ने इतना सेवा की, लोगों की इतनी सेवा करी, क्या उसी का प्रतिफल है? या आप इतनी अच्छी पुस्तक नहीं लिख पाए, लोगों का कितने लोग मरे, कितनी परेशानी थी उस जमाने में। लेकिन ये कोविड आने के कारण देश में मेडिकल की सुविधाएं आज इतनी बढ़ गई। अगर कभी इस प्रकार की बीमारी दोबारा नहीं आए, भगवान करे, अगर आ गई है तो हमारा देश इतनी तरह से तैयार है। इतने हॉस्पिटल बन गए, इतने जो है आईसीयू बन गए, इतने ऑक्सीजन प्लांट बन गए। हमारे बागपत में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। मुझको मालूम है कि हम लोग हरिद्वार से कहां से ऑक्सीजन मंगवा करके लोगों को दे रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। आज बागपत के अंदर इतनी ऑक्सीजन बनती है, 5 प्लांट लग चुके हैं कि कितने भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, कोई कमी नहीं पड़ेगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। हर एक प्रकार से इस देश का विकास होगा, विकसित भारत बना जा रहा है। 2047 तक इस देश को जो है ये अमृत काल शुरू हुआ। मैं तो आज ही मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था, ज्यादा समय नहीं, जिसको सुनना हो मेरा भाषण सुन सकते पार्लियामेंट में। कुछ मोटी बात बता देता हूं। पहली बार हमारे देश का, आजाद देश का अपना जो है संसद भवन बना। उस संसद भवन में हमारी महामहिम राष्ट्रपति आई और सैंगोल के साथ, धर्मदंड के साथ उस प्रोसेसर में आई। जिन लोगों ने पार्लियामेंट देखा होगा उनको मालूम है, पहले बार जो पार्लियामेंट था वहां पर केवल लिखा हुआ था धर्म चक्र प्रवर्तनाएं। नए भवन में जो है एक चक्र लगा है, उस चक्र को हम धर्म चक्र कहते हैं। धर्म चक्र के नीचे धर्म दंड लेकर के बैठना, इस देश में धर्म की पुनर्स्थापना है। मैं तो आज बोल रहा था कि कांग्रेस के लोगों ने धर्म के नाम पर देश को बांटा, भाषा के नाम पर जो है राज्यों को बांटा, जातियों के नाम पर समाज को बांट दिया। वो बांटने का काम करते रहे और इस देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। धर्म का बिस्तर को बांध करके बाहर निकाल दिया। इसलिए देश के अंदर संस्कारहीन समाज बनने लगा, इतने अपराध बनने लगे, इसलिए आतंक होने लगे। उसका कारण यही था, हमने पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष बना दिया केवल तुष्टिकरण के लिए। आज मैं पार्लियामेंट में बोला हूं, इस देश के अंदर दुर्भाग्य की बात है, इस देश के अंदर हमारा इस प्रकार का संविधान लिखा गया, जिस संविधान के अंदर लिखा हुआ है जो अल्पसंख्यक होंगे उनको ज्यादा अधिकार होंगे, जो बहुसंख्यक लोग उनके अधिकार नहीं होंगे। अल्पसंख्यक लोग, माइनॉरिटी के लोग अपने स्कूल और कॉलेज चला सकते हैं, उसके ऊपर इसको गवर्नमेंट के कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लगते हैं। अपने चर्च, अपने मस्जिद, अपने गुरुद्वारे, अभी हमारे सरदार जी बैठे उनको भी देखकर करना। पहले ये लोग सब जो हिंदू समाज के भाग थे, लेकिन अल्पसंख्यकों को इतने अधिकार दिए गए कि एक बार सिख ने अलग हो गए, नहीं हमको भी अल्पसंख्यक बनाओ। जैन कहते हैं हमको भी अल्पसंख्यक बनाओ, बौद्ध कहते हैं हमको भी अल्पसंख्यक बनाओ। और तो और हिंदुवादी संगठन रामकृष्ण मठ जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा
सुप्रीम कोर्ट तो गुहार लगाई जाकर के कि हमको भी अल्पसंख्यक घोषित करो, इस देश को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के खेमों में बांट दिया। एक बात नहीं है मित्रों, करने के लिए तो मैं ही 2 घंटे बोलता रहूंगा। बात जानने की ये है, आज अपने देश की पुरानी संस्कृति पर गर्व करने का समय है, विरासत पर गर्व करके विकास करने का समय है। भगवान राम का मंदिर बन गया, भगवान राम का मंदिर कोई नहीं है, 500 वर्षों के बलिदानों का इतिहास है ये। 500 वर्ष के कितने बलिदान हुए होंगे, कितने संघर्ष चले होंगे। किसी ने हिसाब लगाया है 1,74,000 लोग शहीद हुए हैं उस भगवान राम के उस मंदिर को बचाने के लिए। 1528 में जो तोड़ा गया उसको वहां पर मस्जिद बनाई गई। भला हो गुरु नानक देव का। गुरु नानक देव, ये लिखा गया कि 1510 ईस्वी में जाकर के उन्होंने उसके राम मंदिर के दर्शन किए थे। हमारे नियंग सिखों का, मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि हमारे नियंग सिखों ने 1858 में 1858 में जाकर के वहां पर कब्जा किया, वहां पर FIR दर्ज हुई और रिकॉर्ड पर है। कितने लोगों ने बलिदान दिए, कितने लोग शहीद हुए। और सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा क्लिंचिंग एविडेंस यही था कि गुरु नानक देव ने दर्शन किए, वहां पर 1858 में नियंग सिखों ने जाकर के वहां पर उस पर कब्जा किया। ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट बना सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पहले बना कि यहां पर राम मंदिर था। ये राम मंदिर केवल मंदिर नहीं है, ये राम मंदिर केवल मंदिर नहीं है, ये इस देश के गौरव का प्रतीक है। लाखों करोड़ लोगों की आस्थाओं का, लाखों करोड़ों लाख करोड़ों लोगों की आस्थाओं का मूर्त रूप है। भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले करोड़ों लोगों की ऊर्जा का साकार रूप है। इसे तो प्रेरणा देने की जरूरत है। मोदी जी आए, सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा, मोदी जी नहीं आते मुझे नहीं मालूम है और कितने सालों तक, कितने दशकों तक ये केस चलता रहता। आज देश कितना मजबूत है, आतंकवाद खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर की घटना अगर छोड़ दें या पंजाब में 2 छोटी छोटी घटना, पूरे देश में मैं तो पुलिस में आया हूं, कितने बम ब्लास्ट होते थे। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, सब जगह जगह बम ब्लास्ट होते। आज किसी की हिम्मत नहीं बम ब्लास्ट करने की। देश कितना सुरक्षित बन गया, आंतरिक रूप से इतना सुरक्षित है, सरहद पर इतना सुरक्षित है, कितना विकास कर रहा है। चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हुआ हों, चाहे हमारे किसान हों, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ ये देश हमारा तरक्की नहीं कर रहा है। ऐसे महापुरुष के बारे में, युग पुरुष के बारे में लिखना अपने आप में बड़ा आनंददायक है, अपने आप में बड़ी स्वाभिमान अभिमान की बात है। और ऐसा काम विक्रमजीत सिंह ने किया है, इनका बहुत बड़ा विक्रम है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत उनको मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और केवल 2 लाइन कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। बहुत लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, बहुत लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं। बहुत लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। मोदी जी उठे, वक्त का सांचा बदल गए। तो मैं तो विक्रमजीत सिंह का धन्यवाद करता हूँ, सूर्यमान जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पर उन्होंने बड़े प्रेम से, आग्रह के साथ उन्होंने निमंत्रित किया। आप सब लोगों ने इतने प्रेम से मेरी बातें सुनी। मैं पुनः विक्रमजीत सिंह जी का और उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।